अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है वो है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन पढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि इसका जो बुनियादी असूल है और ये जो साइक्लोट्रॉन है इसका आइडिया कब आया और कैसे आया। तो ये क्यों बनाना चाहते हैं हम और हम साइक्लोट्रॉन पढ़ना क्यों चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हमें ये पता था कि एटम था और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इसके आगे हमें फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं थी, मतलब कि हमें नहीं पता था कि और भी इसमें न्यूक्लियस होते हैं और भी इसमें जो आपको पता है कि अभी तक जो साइंटिस्ट लोग इस पे काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है एटम का जो बेसिक यूनिट है दैट इज कॉक्स। तो वो चीज़ें अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी, मतलब कि हमने और इसको देखना था कि ये जो प्रोटॉन्स, ये जो न्यूट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके अंदर और छोटे पार्टिकल्स है कि नहीं है। तो वो चीज़ करने के लिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो हम इन पॉजिटिवली चार्जड आयन्स, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स, हैवी पार्टिकल्स, इनको हम बहुत ज़्यादा स्पीड देंगे। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा स्पीड देंगे तो फिर एक दूसरे के साथ टकराएंगे। जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो यहाँ पर कोलिजन में क्या होता है कि एनर्जी कन्वर्जन होता है। तो एनर्जी कन्वर्जन की वजह से क्या होगा कि कुछ कुछ नए नए पार्टिकल्स का, मतलब कि नए नए पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये गिलो मिला इनको कि चलो हम प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाएं भी कैसे, इनको कोलाइड भी कैसे करें कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाए। तो स्पीड या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाने को हम एक्सेलरेट बोलते हैं। तो मतलब कि हमने पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करना है, इसकी स्पीड बढ़ानी है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कितनी स्पीड बढ़ाएं, लगभग इस प्रोटॉन की इतनी स्पीड बढ़ा रही है ताकि वो स्पीड ऑफ लाइट के आजू बाजू हो जाए। तो इतनी स्पीड देनी है इनको। तो वो अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा कि हम एक पार्टिकलों को इतनी स्पीड दें 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कितनी स्पीड है। इसके आजू बाजू हमने प्रोटॉन को स्पीड देनी है, फिर टकराना है एक दूसरे के साथ, तो हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो मतलब कि हमने इन चार्जेस को, इन पॉजिटिवली चार्जेस को हमने क्या करना है, इनको एक्सेलरेट करना है। तो एक्सेलरेट करने के लिए आपको तो कोई मशीन चाहिए जो इनको एक्सेलरेट करे, कोई मैकेनिज्म चाहिए। हाँ, आज हम उसी एक एक्सेलरेटर की बात करते हैं और ये है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन भी एक तरह का एक्सेलरेटर है। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैन डी ग्राफ जनरेटर, वो भी एक किस्म का एक्सेलरेटर था। तो आज हमने एक और एक्सेलरेटर की बात करनी है, दैट इज साइक्लोट्रॉन। मगर साइक्लोट्रॉन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ी जो मशीन है, सबसे बड़ी मतलब कि कॉम्प्लेक्स मशीन जो अभी तक है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप यहाँ पर ये सर्कल देख रहे हैं, ये एक्चुअली फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के करीब है। और ये जो सर्कल है, इसकी जो सरकमफ्रेंस है, ये 27 किलोमीटर की सरकमफ्रेंस है इसकी। और ये एक टनल है एक्चुअली, ये सर्कल जमीन के नीचे है। ये 127 मीटर नीचे है ये एक टनल है। और ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। और इस मशीन को बनाने के लिए हमें दुनिया भर के लगभग 10,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट्स इस पे काम करने को लगे। और इसमें सैकड़ों यूनिवर्सिटियां भी काम कर रही थी। और ये जो मशीन है, इसको लगभग 60,000 करोड़ पैसे लगे ये बनाने के लिए। और ये है क्या, ये मशीन, ये जो सर्कल में आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इस पार्टिकल एक्सेलरेटर का नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है, ये एक तरह का पार्टिकल एक्सेलरेटर है। मतलब कि यहाँ पर भी हम पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं। पर आज हमने इसी तरह का एक और पार्टिकल एक्सेलरेटर पढ़ना है, दैट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन भी एक किस्म का पार्टिकल एक्सेलरेटर है। आज हमने वही पढ़ना है इस वीडियो में। तो इसी तरह हमारे पास ये जो साइक्लोट्रॉन है, ये भी एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इसको बनाया था लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने।
लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम हैवी आयन्स लाइक प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम एक्सेलरेट करते हैं, इनकी स्पीड बढ़ा देते हैं और इतनी स्पीड बढ़ा देते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाए। और इनकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस इनको दे दो, मतलब कि 1 मिलियन वोल्ट इतनी पोटेंशियल डिफरेंस दे दो तो ये एक्सेलरेट हो जाएंगे और इनकी स्पीड मतलब कि बहुत हो जाएगी। बट दैट इज अ बिट डिफिकल्ट कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम इतनी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे सकते। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि 10⁻6 वोल्ट यानी कि 1 मिलियन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना, इसको हैंडल करना, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब कि इसको सेफली मेंटेन करना ये पॉसिबल नहीं होता है। सो वी कैंट अप्लाई हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6 यानी कि 10⁻6 वोल्ट इतनी पोटेंशियल डिफरेंस देनी है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरा तरीका कि इनको जो स्पीड आपने बढ़ानी है, आप इनकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाइए, मतलब कि स्लोली इनकी इंक्रीज वेलोसिटी करें। तो स्लोली हम इनकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करें, वो बहुत आसान सा तरीका है। मतलब कि चलो अगर मैं इनकी कुछ वेलोसिटी थी u, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी u, और मैं हर सेकंड इसकी वेलोसिटी बढ़ा देता हूँ 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है कि दूसरे सेकंड में होगी u प्लस 3 मीटर पर सेकंड, और तीसरे सेकंड में क्या होगी u प्लस 6 मीटर पर सेकंड, और चौथे सेकंड में क्या होगी u प्लस 9 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि हर सेकंड इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है 3 मीटर पर सेकंड, और एक ऐसा टाइम आएगा इसकी स्पीड ऑफ लाइट के आजू बाजू हुई होगी। नाउ द क्वेश्चन इज सर इसको तो फिर बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी, तो वो डिस्टेंस कवर करने के लिए हमने यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक लगाया है। वो क्या है कि हमने इस चार्ज को हमने एक्सेलरेट करना है, इसकी वेलोसिटी चेंज करनी है। चलो बाय 3 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं इसको लीनियर पाथ दे दूं तो हर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ा दूं 3 मीटर पर सेकंड, तो इसको बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, उसके बाद इसकी स्पीड ऑफ लाइट के आजू बाजू हो जाएगी। पर हम ऐसा करने वाले नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको सर्कुलर मोशन देंगे, इस चार्ज को हम सर्कुलर मोशन देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई सर्कुलर मोशन? बिकॉज सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो ये एक्सेलरेट हो गया। हमने अगर इसको यहां से यहां तक चलाना है, ये बहुत डिस्टेंस है, तो इसके बजाय हम इसको सर्कल में चलाएंगे। अगर हम स्पाइरल पाथ इसको देंगे तो इससे क्या होगा, ये बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, पर ये कन्फाइन रहेगा एक रीजन में, ये कन्फाइन रहेगा एक रीजन में। तो यही प्रिंसिपल होता है यूज कहां पर, एक साइक्लोट्रॉन में। मतलब कि हमने इस चार्ज को चलाना है, इसको एक्सेलरेट करना है, तो इसको एक्सेलरेट करने के लिए हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करने वाले हैं, हम इसको स्लोली इंक्रीज वेलोसिटी करेंगे। पर कैसे? इसको सर्कुलर मोशन देंगे। तो वो सर्कुलर मोशन देते कैसे हैं वो आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं रिकमेंड करता हूं आपको ये लेक्चर देखने से पहले आप सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखिए। तो उसमें क्या करते हैं हम, हमें पता है कि जब एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो इसका मतलब यह है कि हमने एक चार्ज को छोड़ना है, बट कैसे? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। उसका रेडियस, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो हमने पिछले लेक्चर में निकाला है। ये मैंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जो सर्कुलर डॉट से दिखाया गया। तो आपको पता है कि जब सर्कल में डॉट हुआ होगा तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। तो ये ऊपर की तरह लग रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है? तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैंने एक पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ पर है, ये सोर्स ऑफ द चार्ज है, यहाँ से मैंने इसको परपेंडिकुलर छोड़ा है विद वेलोसिटी v, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v। तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैं जो चार्ज को छोड़ रहा हूँ वो मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। व्हाट विल हैपन टू इट,
what will happen to it? It will experience a magnetic force, जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बोला था, मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये v वेक्टर है और ये b वेक्टर है। मुझे बताओ किस डायरेक्शन में इसको फोर्स पड़ेगा, v क्रॉस b, तो इस डायरेक्शन में। तो मतलब कि ये चार्ज ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा और सर्कुलर पाथ ऐसे बनाएगा। तो अगर मैंने इस चार्ज को यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा है विद वेलोसिटी v, तो ये सर्कल में स्टार्ट करेगा मोशन। इसकी पाथ कैसी होगी? सर्कुलर। मगर उस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू mv डिवाइड बाय qb। जितनी वेलोसिटी के साथ आपने छोड़ा है उसको, वो रेडियस उसी पे डिपेंड करता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला है आपको। तो फिर से आप देख लीजिए वो वीडियो। तो वहां पर जो रेडियस निकलता है दैट इज mv डिवाइड बाय qb। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने इसको विद वेलोसिटी v छोड़ा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और उस सर्कल का रेडियस होगा mv डिवाइड बाय qb। और अगर आप यहां पर इस सर्कल का रेडियस देखेंगे, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है जितना, और वो m पे डिपेंड करता है। इट इज कांस्टेंट, क्यों इज कांस्टेंट b, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने कांस्टेंट रखा है। तो इट इज द v विद विच वी कैन प्ले। आप ज्यादा वेलोसिटी दे दो इसको, बहुत तेज वेलोसिटी के साथ इसको छोड़ो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये बड़ा वाला सर्कल बनाएगा क्योंकि रेडियस विल बी मोर देन। तो ये बड़ा वाला सर्कल बनाएगा। कम वेलोसिटी दे दो तो छोटा वाला सर्कल बनाएगा। समझ में आ रहा है? पर उस सर्कल में ये विद वेलोसिटी v ही चलेगा, मतलब कि स्पीड जो होगी वो v ही होगी। मतलब कि अगर 2 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ आपने इसको छोड़ा है, तो सर्कल में इसकी जो स्पीड होगी वो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड ही होगी। अब आपने 6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड दे दी, तो ये बड़ा वाला सर्कल बनाएगा, पर ये चलेगा उसमें 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, मतलब कि इसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इसी सर्कल की, इसी पार्टिकल की क्या होगी? क्यूबी डिवाइड बाई 2πm। ये भी हमने वहां से निकाला था। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये 1 सेकंड में कितने सर्कल्स बना रहा है, तो क्यूबी डिवाइड बाई 2πm। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को देखें तो यहां पर ये डिपेंड करता है क्यू पे, बी पे, 2 पे, एम पे, पाई पे, एम पे, और ऑल दीज आर कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज जो एक मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, जो वो सर्कल बनाता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो मुद्दे की बात यह है कि जब आप इसको ज्यादा वेलोसिटी दे दो तो बड़ा सर्कल बनाएगा, कम वेलोसिटी दे दो तो छोटा वाला सर्कल बनाएगा। पर जितना टाइम इसको बड़ा वाला सर्कल एग्जीक्यूट करने में लगेगा, उतना ही टाइम इसको छोटा वाला सर्कल एग्जीक्यूट करने में लगेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेडियस, फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम बाद में साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यही मुद्दे की बात है, यही चीज हम यूज करने वाले हैं यहां पर। मतलब कि ये बड़ा वाला सर्कल बनाए या छोटा वाला सर्कल बनाए, आप वेलोसिटी चेंज करो तो सर्कल बढ़ जाएगा, सर्कल का रेडियस उसी तरह चेंज हो जाएगा। बट जितना टाइम इसको बड़ा वाला सर्कल एग्जीक्यूट करने में लगेगा इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में, उतना ही टाइम इसको, मतलब कि छोटा वाला सर्कल में भी उतना ही टाइम लगेगा। ये चीज हम यूज करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, सर अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो बड़े वाले सर्कल में चलेगा, पर वो तो यूनिफॉर्म मोशन होगी। तो मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पीड अगर वो 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, उसमें 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर, वो तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। और जो हमारा मुद्दा ये है कि हमने स्पीड ऑफ लाइट के आजू बाजू बनानी है, वो कैसे करेंगे हम? तो वो चीज क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। तो मेरे पास एक पंखा है, वो पंखा घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो वो एक ही सर्कल बना रहा है 2 मीटर पर सेकंड ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पर इस पंखे को जो ऐसे जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर अपना हाथ, मतलब कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट और रेगुलर इंटरवल्स पे मैं ऐसे ऐसे धक्का दे दूं, जैसे आपने देखा होगा सर्कस में वो क्या करते हैं, जो वो झूला चलता है तो एक बंदा यहाँ पर बैठता है, एक एंड पे झूला ऐसे चलता है तो वो बंदा यहाँ पर फोर्स लगाता है, जब वो फिर से आया तो फिर से फोर्स लगा रहा है, फिर से धक्का दे रहा है यहाँ पर,
मतलब कि एट रेगुलर इंटरवल्स ऐसे ऐसे धक्का मार रहा है। तो क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ द फैन या स्पीड ऑफ द झूला जो है वो पहले ऐसे जाएगा, उसके बाद तेज, उसके बाद और तेज, उसके बाद और तेज, उसके बाद और तेज। मतलब कि वो चीज हम यहां पर यूज करने वाले हैं। यही चीज इसी पैटर्न पे यूज करूंगा। अब देखिए यहां पर ऐसे में पंखे पे फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा था और पंखा और तेज घूम रहा था, वैसे ही यहाँ पर मैं इस चार्ज को करूँगा। इसको मैं एक रीजन यहाँ पर रखूँगा और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड में सेटअप कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक रीजन बना दिया और पूरा मैग्नेटिक फील्ड से भरा हो, पर बीच में मैंने एक रीजन बना दिया जहाँ पर मैंने इस चार्ज को छोड़ना है। वहाँ पर मैंने एक प्लेट नेगेटिव रखा और दूसरा प्लेट भी नेगेटिव रखा, पर ये दोनों जो प्लेट जो नेगेटिव बन जाते हैं, यहां पर मैंने एक ऑसिलेटर अप्लाई किया है। ऑसिलेटर का काम क्या है कि वो कभी इसको नेगेटिव बनाएगा, फिर इसको नेगेटिव बनाएगा, फिर इसको नेगेटिव बनाएगा। एट रेगुलर इंटरवल्स वो पहले एक प्लेट को नेगेटिव बनाएगा, फिर वो पोलैरिटी चेंज करेगा, फिर ये वाला नेगेटिव बनेगा, फिर ये वाला प्लेट नेगेटिव बनेगा, फिर ये वाला प्लेट नेगेटिव बनेगा। वो ऑसिलेटर मैंने यूज यहाँ पर किया है। और ऑसिलेटर की खुसूसियत ये है कि अगर 1 सेकंड के बाद वो ये नेगेटिव बनता है तो दूसरे सेकंड के बाद ये वाला नेगेटिव बनेगा, फिर तीसरे सेकंड के बाद ये वाला नेगेटिव बनेगा। ये मैंने ऑसिलेटर यहाँ पर यूज किया। चलो पहला वाला सेकंड चल रहा है तो ये वाला क्या बनेगा, नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव बना, चलो यहाँ पर जो ये सोर्स था ये पॉजिटिव चार्ज का सोर्स था। ये पॉजिटिव चार्ज जब ये नेगेटिव फील्ड जो यहाँ पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया, तो ये इसको क्या करेगा, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये इधर पहुंचा, फिर कहाँ आया मैग्नेटिक फील्ड में, तो सर्कल बनाएगा। तो सर्कल बनाएगा, चलो ये वाला सर्कल बनाया। फिर जब यहां पहुंचा तो मोमेंटम गेन है इसको, तो ये जब यहां आया तो ये इस रीजन में आएगा, पर तब जाके ये वाला नेगेटिव बनेगा। ये वाला प्लेट जब नेगेटिव बनेगा तो ये इस पे फोर्स एक्ट करेगा, इस पे फोर्स एक्ट करेगा, तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा इधर की तरफ। तो जब ये एक्सेलरेट इधर की तरफ हो जाएगा, इसकी स्पीड अगर यहां पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, अब 3 मीटर पर सेकंड होने वाली है यहां पर। तो अब ये फिर इस रीजन में आएगा, तो फिर से सर्कल बनाएगा। अब आपको पता है कि ये जो फील्ड यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, ये इसको इस रीजन में एक्सेलरेट कर रहा है। इसको जब अगर पहली वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, तो जब यहां पहुंचा 2 मीटर पर सेकंड ही थी, फिर इसने फोर्स अप्लाई किया, 3 मीटर बनी, 3 मीटर पर सेकंड बनी, फिर यहां पर ये 3 मीटर पर सेकंड का रेडियस बनाएगा। तो जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना बड़ा रेडियस होगा, तो जो पहला वाला सर्कल का रेडियस होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द सेकंड वन इन द सेकंड रीजन। तो उसके बाद फिर से मैग्नेटिक फील्ड में आया, फिर से फोर्स लगा, तो 4 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो जब 4 मीटर पर सेकंड बन जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, तो और बड़ा सर्कल बनेगा। तो इसमें तो 4 मीटर पर सेकंड ही स्पीड बन जाएगी। फिर जब इस रीजन में आएगा, फिर से फोर्स एक्ट होगा इस पे, ये नेगेटिव बन गया ये प्लेट, अब ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, 5 मीटर पर सेकंड बनेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो जब वेलोसिटी फिर से बढ़ी तो रेडियस बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि इसकी जो यहां पर जो ये पैटर्न बनेगा वो स्पाइरल बनेगा। मतलब कि ये पहले छोटे सर्कल, इसमें तो रेडियस कम होगा, फिर ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा होगा। मतलब कि जब जैसे मैं पंखे में इधर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस चार्ज को ऐसे धक्का दे दिया, फिर ऐसे धक्का दे दिया, ऐसे, तो ये तेज तेज जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, अब आप बोलेंगे कि सर जितना टाइम इसको ये वाला छोटा वाला सेमी सर्कल यहां पर, बिकॉज सेमी सर्कल इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सर्कल, तो वो सर्कुलर मोशन ही है। तो जब ये छोटा वाला सर्कल यहां पर बनाएगा सेमी सर्कल, तो उसको उतना कितना टाइम लगेगा, तो वो तो हमें पता है कि क्यू बी डिवाइड बाई 2πm फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका उल्टा कर देंगे, टाइम पीरियड किसके बराबर निकलेगा, 2πm डिवाइड बाई क्यू बी। मतलब कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे ये छोटा वाला सर्कल बनाए, सेमी सर्कल बनाए, या बड़ा वाला सेमी सर्कल बनाए, दोनों में सेम टाइम लगने वाला है, दोनों में सेम टाइम लगने वाला है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हम ऑसिलेटर लगा रहे हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना टाइम लगेगा इसको छोटा सर्कल, मतलब कि पहला वाला सेमी सर्कल एग्जीक्यूट करने में। हम उसी टाइम पे इसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं, क्योंकि जब ये यहाँ जाएगा तो ये बड़ा सर्कल बनाएगा, पर टाइम तो उतना ही लगेगा जितना इधर सेमी सर्कुलर आर्क बनाने में लगा, पर इसकी आर्क बढ़ती जा रही है। बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में मैंने सेटअप किया है, वहां पर क्या होगा, वहां पर ये एक्सेलरेट होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और जब आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो जब आपकी स्पीड
मतलब कि जो आपको चाहिए डिजायर्ड स्पीड के मुताबिक हो जाए, फिर आप इसको छोड़ देते हैं, टारगेट पे छोड़ देंगे तो वो स्पीड आपको मिल जाएगी। मतलब कि यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करता, स्पीड बढ़ा देता है, और मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ देता है। पर सर्कुलर पाथ जब देता है वो जितना टाइम वो इस रीजन में देगा इसको, उतना ही टाइम यहाँ पर भी लगेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, पर इसका टाइम जितना यहाँ पर सेमी सर्कुलर आर्क बनाने में लगेगा, उतना बड़ा वाला सेमी सर्कुलर आर्क बनाने में भी लगेगा। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो डायग्राम है, कैसी होती है, तो एक्चुअली ये वाला जो रीजन होता है ये एक डी शेप्ड का होता है, मेटालिक डी शेप्ड। आप एक मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है, ऐसे मेटालिक सिलेंडर, ऐसे होता है ना मेटालिक सिलेंडर, और ऊपर भी वो बंद है और नीचे भी बंद है, और उसको मैंने बीच में काटा। जब बीच में काटा तो ये एक पार्ट जो है वो डी शेप्ड, लेटर डी शेप्ड बनेगा, और दूसरा भी डी शेप्ड बनेगा, और वही वो डी शेप्ड यहाँ पर मैंने रखे हैं। और उस डी शेप्ड की जो प्लेन है वो ये है, तो उसको मैंने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। और जो बीच में रीजन है इसको मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, और बीच में जो है यहाँ पर मैं चार्ज को छोड़ देता हूँ, वो यहाँ जाता है, फिर डी में जाता है, डी में वो सर्कुलर पाथ बनाता है। जब फिर से इस रीजन में आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सेलरेट करेगा, तो फिर इस डी में जाएगा, इस वाले डी में, तो सर्कुलर आर्क बनाएगा। ऐसी नाउ द क्वेश्चन इज कि सर उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी में भी अप्लाई हुआ होगा, वो तो यहां पर भी एक्सेलरेट होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, बट आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर इज जीरो। सो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डी के बाहर रखते हैं। अगर ये डीज है, दो डीज है, बीच में जो है दैट इज आउट ऑफ द डीज, वो रीजन मेटल के अंदर नहीं आ रहा है, वो मेटल के दोनों मेटालिक पार्ट्स के बाहर आ रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, वो एक्सेलरेट करता है, वो इसकी स्पीड बना देता है। और मेटालिक में हमें बस मेटालिक जो ये डी मेटालिक डीज जो है, मेटालिक डीज रीजन जो है, उसमें हम बस मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज को सर्कुलर पाथ देता है। तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोट्रॉन। और इस साइक्लोट्रॉन से क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के बाद उसका मास भी चेंज होता है, क्योंकि रिलेटिविटी फिर आ जाती है। क्योंकि आपको पता है कि रिलेटिविटी का कंसेप्ट तब आ जाता है जब स्पीड ऑफ लाइट के आजू बाजू हो जाए, और इलेक्ट्रॉन का जो है उसका तो मास बहुत कम है, तो वो बहुत जल्दी स्पीड अटेन कर लेता है। कौन सी स्पीड ऑफ द लाइट। तो फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उसको हम छोड़ दें, क्योंकि फिर यहाँ पर टाइम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका मास वेरी होने लग गया। जब उसका मास वेरी होने लग गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। दो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, वेलोसिटी डिपेंड ऑन द मास, पर मास भी चेंज होता है। जब मास चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर फिर डिसऑर्डर में ऑसिलेटर काम करेगा। मतलब कि अगर वो 1 सेकंड के बाद पोलैरिटी चेंज कर रहा था, फिर वो जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गेन करेगा तो उसका मास चेंज हो जाएगा। जब मास चेंज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होने वाली है। हमें पता है कि 1 सेकंड के बाद पोलैरिटी चेंज करनी है, तो जब इसका मास चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज हो रही है। तो इसका मतलब कि अगर 1 सेकंड इस रेडियस में इस डी में लग जाएगा, उसको दूसरे डी में टाइम चेंज हो जाएगा। मतलब कि पोलैरिटी अब 1 सेकंड के बाद चेंज होती जा रही थी, पर यहाँ पर वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगी, तो हम इसको एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे, हम उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक और नया इलेक्ट्रॉन ऑसिलेटर है, एंड दैट इज कॉल्ड ए बेटाट्रॉन, वो यूज़ करते हैं हम। और एक और चीज़ है, अगर मास जब चेंज होता है एट हाई वेलोसिटीज, तो उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो रहे हैं। तो हम मास जब वेरी हो रहा है तो हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो मास की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली थी उसको काउंटर करेंगे बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करने वाले हैं जब मास चेंज होने वाला है। तो उस टाइम हम साइक्लोट्रॉन को हम सिंक्रोट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करते हैं, ताकि वो जो मास की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली है वो काउंटर करेंगे, वो बैलेंस करेंगे। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने से। तो उसको सिंक्रोट्रॉन बोलते हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, शुक्रिया।